हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कटार इंस्टीट्यूट पर। आज की जो क्लास है इसमें हम समझेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। मुख्य परीक्षा से संबंधित टॉपिक है, स्पेसिफिकली एमपीपीएससी पेपर 3 और इसका पार्ट ए। अगर आप सिलेबस देखते हो तो सिलेबस में पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो आपको करनी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इसको लेकर के क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, तो ये आप तैयार कर लें। और मुख्य परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। प्रीलिम्स में भी कभी कभी स्टेटमेंट के रूप में एक या दो तीन स्टेटमेंट देंगे, फिर उससे पूछेंगे, वहाँ पर भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना। तो मैं इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में समझा दूंगा, मतलब वर्ड लिमिट के दायरे में नहीं रख रहा हूँ इसको कि कितने शब्द सीमा में इसको कंप्लीट करना है। बस ये है कि इसके आंसर को आप अपने आप से लिख पाए, इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप पेपर पेन ले लें और साथ ही साथ में जो आपको पॉइंट लगे कि नोट करना चाहिए तो उनको नोट भी कर सकते हो। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, मोटे तौर पर हम देखें कि भारत जो है जियोग्राफिकली अगर हम बात करें, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट एरिया वाइज अगर हम इसके पूरे विश्व में देखते हैं। और यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं, एरिया वाइज 7वां बड़ा देश है, यानी ये समझ लो कि पहले नंबर दूसरे 7वें पर हम आते हैं। और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो हम सेकंड नंबर पर आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट। चीन हमसे थोड़ा सा आगे, और कुछ दिनों में हम शायद उससे भी आगे हो जाएंगे। अब जो भी इकोनॉमिक, जब हम फीचर्स देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी वस्तु के आर्थिक विशेषताओं के रूप में जब हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ एरिया और पॉपुलेशन, ये सब चीजें जरूरी हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि एरिया अगर आपके पास ज्यादा है तो ये तो बेनिफिशियल होगा, और पॉपुलेशन आपके पास ज्यादा है तो हम इसको नकारात्मक नहीं मानते हैं अनटिल और अनलेस यदि आपकी पॉपुलेशन जो है स्किल्ड नहीं है। अगर उस पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है स्किल्ड है, योग्य है, क्वालिफाइड है अलग अलग चीजों में, तो ये भी पावर है। भारत के संदर्भ में स्थितियां कुछ अलग सी बन जाती हैं। तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को चाहे तो दो हेडिंगों के अंतर्गत डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो हमेशा से ट्रेडिशनली हमेशा हमें दिखाई देती हैं, यानी कि परंपरागत विशेषताएं, और दूसरी आती हैं जो जब से एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, निजीकरण, तो एलपीजी के बाद जिस विशेषताओं की हम बात करते हैं उन्हें हम आधुनिक विशेषताओं के रूप में भी लिख सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया समग्र रूप से इसको, इस टॉपिक को पूरा करने का, है ना। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा देखो, इसमें ये भी है, आप चाहें तो ये डिवीजन ना करें परंपरागत और आधुनिक का, सारा सब कुछ मिला करके पॉइंट छोटी छोटी हेडिंगों के अंतर्गत उन्हें लिख करके बता सकते हो। मैं यहाँ आपको ट्रेडिशनली लेके चलता हूँ। पहले हम परंपरागत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, देन फिर चलेंगे आधुनिक पर, और उसके बाद फिर देखेंगे अगर हमें एक साथ ही लिखना पड़ा तो हम कैसे इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, अगर उसके फीचर देखें तो एक हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? कृषि प्रधान है, कृषि की प्रधानता है, डोमिनेंसी है, एग्रीकल्चरल, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की ये सबसे बड़ी विशेषता है। अब इस शब्द को पढ़ करके हम माइंड में क्लिक करता है कि कृषि प्रधान है इसलिए क्या होगा, पिछड़ी होगी, नहीं, वो एक उसका अलग ड्रॉबैक है। लेकिन किसी देश में अगर कृषि अच्छी होती है तो ये उसका पिछड़ेपन का कारण नहीं है। अच्छी कृषि है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो ये तो उसकी एम्पावरमेंट है। तो यहाँ हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे कि भारत जो है, हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ये क्यों रखती है? आज के संदर्भ में अगर हम देखें, किसी भी देश की इनकम जैसे हमने देखा ना, जीडीपी से कैलकुलेट करते हैं, तो जीडीपी में 3 सेक्टर आते हैं, एक एग्रीकल्चर आता है, दूसरी इंडस्ट्री और तीसरा सर्विस सेक्टर। तो आज के संदर्भ में अगर हम जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कृषि का घटा है। लेकिन उसके बाद भी, उसके उपरांत भी हमारा देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि लगभग 64%, 64%
हमारे देश की जो वर्किंग कैपिटल है या वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या, ये जो कार्यशील जनसंख्या है ये कहाँ कार्य करती है, यानी इनको रोजगार कहाँ मिलता है, तो कृषि के क्षेत्र में ही मिलता है। देश का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां देश में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता हो। और देश की राष्ट्रीय आय में यानी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो लगभग ये 13 से 14% के बीच में होता है। तो ये हमारे एक तरीके से ये समझ लो फीचर है। इसके साथ आप चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं कि जो हमारे देश में एक्सपोर्ट होते हैं, निर्यात जो हम करते हैं निर्यात में, तो निर्यात एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कृषिगत जो चीजें हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, तो मोटे तौर पर लगभग 11% जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन से सेक्टर का आ जाता है, वो इसी सेक्टर का हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गई परंपरागत रूप से कि देश में कृषि प्रधान था। इसमें आंकड़े भी आ गए। एक क्वेश्चन जो है मुख्य परीक्षा में जब आप लिखते हैं तो परफेक्ट आंसर राइटिंग में सिर्फ सामान्य तथ्य नहीं होना चाहिए, कुछ विशेष होना चाहिए। विशेष से मतलब है किसी रिपोर्ट का उदाहरण ले लो, कोई कहीं से स्टैटिक्स डाटा लेकर आओ, तो ये डाटा जो है इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर मिलते हैं, तो आपने उन डाटा को भी ले लिया और सारे डाटा के आगे अगर आप क्लैरिटी नहीं रखते हैं, आपके पास नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर ईयर में ऐसा था, तो लगभग शब्द जोड़ करके हम उसे पूरा कर सकते हैं। तो एक फीचर ये कंप्लीट हो जाता है। दूसरा आता है कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में आती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। रूरल इकोनॉमी। ठीक, इसमें भी कुछ पॉइंट एड ऑन हो जाएंगे। रूरल इकोनॉमी, एक तो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, दूसरा अगर हम देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जनसंख्या जो है लार्जेस्ट स्केल पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 70% आबादी, लगभग है ना, लगभग 70% आबादी जो है वो कहाँ निवास करती है, वो गांव में, ग्रामों में निवास करती है, यानी ये रूरल पॉपुलेशन है ना। तो अधिकांश जो आबादी हमारी है वो शहरों की जगह कहाँ, ग्रामों में ये, और शहरी भागों में कम हो जाती। 31.5 है, तो लगभग करके ऐसे काम चला सकते हो। तो ये भी एक फीचर। फिर क्या आता है, फिर अगला जो पॉइंट आता है वो उसमें जोड़ेंगे कि हमारे अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति जो आय होती है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, ये कम है, लो है। किसके कंपैरिजन में हम बात करेंगे, दूसरे देशों के, विकसित देशों के संदर्भ में हम बात करेंगे ना, है ना। तो लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं, राष्ट्रीय आय को अगर हम जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो जो औसत निकल के आता है एक व्यक्ति के हिस्से में, वो पता चल जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है। और अगर हम विश्व के विकसित देशों से कंपेयर करें, जैसे अगर हम स्विट्जरलैंड से कंपेयर करें, तो स्विट्जरलैंड जो है उसकी तुलना में हमारी स्थिति बहुत बहुत ही दयनीय हो जाती है। यानी आप ऐसा समझ लो कि लगभग जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है कुछ $800 के आसपास है। तो स्विट्जरलैंड में पता है कि एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, लगभग 36,000, है ना, 36,000। और उसके कंपैरिजन में हमारे पास कितना है, मात्र 800। ठीक है। अमेरिका की तुलना में अगर हम देखें, अमेरिका के पास लगभग 40,000। ये डाटा जो है पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है, लगभग एक्यूरेसी के साथ रखते हैं। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन भी लगभग $30,000 वहां प्रति व्यक्ति आय रखते हैं। ठीक, तो उसकी तुलना में हमारे पास प्रति व्यक्ति आय कम है। तो ये सब इंडिकेशन है कि आखिर हमारी अर्थव्यवस्था उतनी विकसित क्यों नहीं है, आखिर इसको विकासशील की दृष्टि से क्यों रखा जाता है ना। तो इस वजह से रखा जाता है। नेक्स्ट अगला फीचर जो आ जाता है, अगला फीचर है कि लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी पूंजी निर्माण की दर का निम्न होना। ये क्या होता है ये भी समझना है ना, पूंजी निर्माण की निम्न दर।
कुछ लोग तो सिर्फ रट करके एजिट लिख करके अच्छे नंबर ले आते हैं, और कुछ लोगों को रहता है कि नहीं, इसमें जो शब्द आया है इसका मीनिंग भी मुझे समझा दो। जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं आगे इसको कैसे लिख पाऊंगा, मैं तो इसमें बड़ा अपने आप को असहाय महसूस करने लगता हूँ ना। तो मैं आपकी उस असहाय उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा। और जो लोग, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस मेरे सामने डाटा आ गया मैं उसको रिपीट करके आ जाऊंगा। तो किसी भी देश में जो डेवलपमेंट है यानी उसकी इकोनॉमी की अच्छी हालत है, वो निर्भर करती है इसी कैपिटल फॉर्मेशन। जितना ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना वह देश जो है उतनी तेजी से विकास करेगा, रैपिड ग्रोथ करेगा। देखो ये क्या होता है, देखो इसमें ऐसा है कि जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को एक महीने की इनकम है 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए कमाता है तो वह अपना भरण पोषण ही इसमें कर पाता होगा, उसके पास सेविंग के नाम से तो कुछ भी नहीं है। अब किसी व्यक्ति की इनकम है पर मंथ 50,000 रुपए, तो उसमें वो कुछ पैसे बचा भी पाता होगा। तो वो सेविंग करता है, सेविंग क्या करता होगा, सेविंग या तो बैंक में रखता होगा या शेयर बाजार में करता होगा या कुछ ऐसी चीजें भी खरीद लेता होगा जो लग्जरियस है। वो जो पैसा है यानी कि इसको अकाउंट करते हैं जीडीपी एंड सेविंग के रेशियो में। जितना पैसा सेविंग के रूप में बचेगा, जितना बैंकों के पास जाएगा या किसी अदर इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे को कर्ज बांट सकेंगे। मान के चलो एक व्यक्ति जो है वो बैंक से कर्ज लेना चाहता है कि मुझे आप छोटा सा अमाउंट ही दे दो, एक 10 लाख रुपए का लोन दे दो, मैं एक दुकान खोलना चाहता हूँ। बैंक ने उसे 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, उसने दुकान खोल ली। अब वो चीजें अपनी चलाएगा, उसकी इकोनॉमी ठीक होगी, बैंक को इस पर ब्याज मिलेगा। बैंक ने 10 लाख रुपए किसका दिया, जिन्होंने वहां बैंक में जमा किया था, क्योंकि बैंक उनको इंटरेस्ट देती है। तो वो बैंक में जमा कर कैसे रहते, जब उनके पास बचत होगी तभी तो कर पाएंगे। अब हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उनकी इनकम इतनी कम होती है कि बचत नहीं कर पाते हैं। इस कारण से पूंजी निर्माण की निम्न दर होने के कारण भी हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या जोड़ सकते हैं, अगला पॉइंट आप जोड़ सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के रूप में आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। आर्थिक विषमता, देखिए इसमें क्या पॉइंट आ सकते हैं, वैसे तो थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे। विषमता है, इक्वालिटी नहीं है। कि हमारे देश में ऐसे समझो कि जो राष्ट्रीय आय है यानी टोटल देश की जो इनकम है, तो राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा 2% लोगों के पास है। यानी जनसंख्या वाइज उनकी संख्या कितनी है, बहुत ही कम है, लेकिन उनके पास एसेट्स यानी कि पैसा उनके हिस्से में ज्यादा आता है। ठीक है ना। और जो लार्ज स्केल पर मास है यानी बड़ी जनसंख्या है, उनके पास राष्ट्रीय आय का हिस्सा बहुत कम आता है। यानी ऐसे समझ लो कि हमारे देश की 40% जो पॉपुलेशन है, उस 40% पॉपुलेशन के पास मात्र 19.7% नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, तो 40% ये चली गई, और कुछ तो जो गरीब हैं ही, तो उनके पास तो राष्ट्रीय आय के नाम पर कुछ भी नहीं रहता है ना। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी एक तरफ अंबानी अपने बेटे की शादी में पूरे विश्व के रईसों को बुला लेता है, हालांकि वो उनकी स्किल है, उनकी योग्यता, उसके बल पर उन्होंने कमाया। और दूसरी तरफ हमारे देश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना चलती है, यानी सरकारी सहायता से वो अपनी शादियां करवा पा रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हुई ना। लोग, किसान सुसाइड कर लेते हैं, कर्ज लिया है, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग टूरिज्म के नाम पर अनाप शनाप खर्च कर देते हैं। तो आर्थिक विषमता है, एक तरफ कुपोषण दिखाई देता है तो दूसरी तरफ अति पोषण दिखाई देता है। ये हमारी इकोनॉमी की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है एक्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अभी फिलहाल तो पिछले कई सालों से बेरोजगारी की जो दर है वो सबसे ज्यादा रही है। और ऐसा ये कहो कि बेरोजगारी की दर हमेशा कम थी, कभी नहीं, बढ़ती रही, क्योंकि हमारी संख्या ही इतनी ज्यादा है। तो बेरोजगारी की अधिकता ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की विशेषता हो जाती है। बेरोजगार
भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर हम आंकड़ों पर देखें तो 9% के आसपास बेरोजगारी, यानी रोजगार के अवसर निकलते हैं 2 और बेरोजगार तैयार हो जाते हैं उससे कई गुना। हमने ऐसी न्यूज देखी है कि जहां पर 100 पोस्ट हैं और जिसके लिए सामान्य योग्यता 10th या 12th चाहिए, लेकिन वहां पर पीएचडी धारक भी पहुंचते हैं, पीजी वाले भी पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। तो ये जो है हमारे देश में स्थिति बनी हुई है, यानी हमारी इकोनॉमी सभी लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। इस रोजगार का मतलब यहाँ सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, सरकारी नौकरी तो सीमित है, ऑर्गेनाइज्ड जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी नहीं मिल पाता है। तो बेरोजगारी, और बेरोजगारी भी हमारे देश में कौन सी प्रमुख रूप से व्याप्त है, एक तो मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है, और दूसरी जिसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, या छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे कहते हैं, ये प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी ऐसी होती है कि ये 365 दिन एक जैसा रोजगार नहीं देती है। जैसे मान के चलें कृषि सेक्टर में फसलों की बुआई या कटाई का समय है, उसलिए तो उस समय रोजगार मिल जाता है, या वो एरिया जहां गन्ने की शुगर मिल लगी हुई है तो वहां पर रोजगार मिल जाएगा, लेकिन गन्ने की पेराई 365 दिन नहीं होती है, जब नहीं होगी तो उन्हें रोजगार से हटा दिया जाता है, तो इसे मौसमी बोलते हैं। और छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये है कि व्यक्ति के काम करते हुए या ना करने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे समझ लो कि ये किसी किसान का एग्रीकल्चरल लैंड है और इस एग्रीकल्चरल लैंड में उस परिवार के 6 लोग काम करते हैं। एक फसल सीजन में मान के चलते हैं कि इनका 10 क्विंटल फसल का उत्पादन होता है। अब इस 6 में से 2 लोग अगर बाहर चले जाते हैं या काम नहीं भी करते हैं तो भी इसमें फसल के उत्पादन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, है ना, वो उतना ही होगा। और 2 लोग काम करेंगे तो भी इतना ही पड़ेगा, 10 क्विंटल की जगह वो 20 क्विंटल उत्पादन या 12 क्विंटल या 8 क्विंटल नहीं करेगा ना, तो उन लोगों के काम पर लगे होने का फायदा क्या हुआ, तो उसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। तो ये भी हमारे देश में बनी हुई है, ये इकोनॉमी के फीचर के अंतर्गत जोड़ सकते हो। नेक्स्ट आता है फिर जनसंख्या का दबाव। एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट है तो एक्सेस पॉपुलेशन भी तो है, जनसंख्या का दबाव। देश की आज़ादी जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय धीरे धीरे फोकस किया गया स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार पर। पहले जितनी बर्थ रेट थी उससे कई ज़्यादा डेथ रेट होती थी, यानी जो एवरेज आयु है, जीवन प्रत्याशा जैसे हम बोलते हैं, वो बहुत कम होती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं तो सुधर गई, तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधर गई यानी इनकमिंग तो आए जा रही है, आउटगोइंग आपने उस पर कंट्रोल कर दिया, तो जनसंख्या कई गुना बढ़ जाती है। अब जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन सभी के लिए, उनके लिए आवश्यक चीजें उपलब्ध कराना, रोजगार उपलब्ध कराना, ये पॉसिबल ही नहीं, है ना। विश्व का क्षेत्रफल हम बढ़ा नहीं सकते, हमारे पास 2.42% एरिया है पूरे विश्व के जियोग्राफिकल लैंड का, लेकिन पॉपुलेशन में हम सन 1947 से ही कंपेयर करें 2024 में तो सेकंड लार्जेस्ट बने हुए 140 करोड़ लोग हैं, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% जो है वो भारत के हिस्से में आता है। और एरिया वाइज देखें तो इतना आता है, इतने एरिया पर इतने लोगों के लिए सब संसाधन सही तरीके से जुट जाए मुश्किल हो जाता है। तो ये भी हमारे इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस हैं उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है, एक चुनौती बन जाता है ना। नेक्स्ट फिर क्या है, फिर समस्या आ जाती है कि जो हमारी हम लोग रोजगार तो चाहते हैं लेकिन तकनीकी कौशल या स्किल्ड, टेक्नोलॉजिकल स्किल जो बोलते हैं, उसमें हम पिछड़े हुए हैं। इसको ऐसे समझ लो, पिछड़ेपन की समस्या। एक व्यक्ति जिसे कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है वो सिर्फ मेहनत कर सकता है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो है वो तकनीक का ज्ञान रखता है। जैसे एक मेहनत कर सकता है तो उस मेहनत करने वाले व्यक्ति को जो काम सौंपा जाएगा उसके बदले में जो उसे सैलरी दी जाएगी कम मिलेगी। और एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर ऑपरेट कर लेता है या सॉफ्टवेयरों पर वो अपना काम कर सकता है या मशीनों से काम कर सकता है, मशीनों को चला लेता है। एक व्यक्ति गड्ढा खोद सकता है किससे, फावड़ा लेकर, कुदाल लेकर, और एक व्यक्ति जेसीबी चला लेता है, तो नेचुरल सी बात है जेसीबी चला लेता है, उसे उसके पास स्किल है, वो ज्यादा कमाएगा ना।
तो हमारे देश में ज़्यादातर तकनीकी कौशल की कमी है, या टेक्निकल स्किल जो है वो कम है। बैकवर्डनेस होने की वजह से भी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पाती है ना, ये भी एक फीचर है। उत्पाद जो है उस पर प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर देश में अगर अच्छी इकोनॉमी चाहते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होना चाहिए। यातायात जो सुविधाएं हैं उनमें हम पिछड़े हुए हैं। संचार के साधन देखें तो विश्व के देशों की तुलना में संचार के साधन आज हमारे पिछड़े हुए हैं। आप रेल की स्थिति देख लीजिए, अभी पिछले 6 सप्ताह में ही कितनी बार रेल के एक्सीडेंट हो चुके। एक तरफ हम वंदे भारत जैसी ट्रेनें चला रहे हैं तो दूसरी तरफ जो सामान्य मेल और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो ठीक से नहीं चल पा रही है। अगर आप रिजर्वेशन के द्वारा बुकिंग करके ट्रेवल करना चाहते हो, रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता है, 2 महीने पहले से भी वेटिंग मिलती है। उसके बाद रिजर्व कंपार्टमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। इन सब का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव रूप में मिलता है। संचार के साधन विश्व के विकसित देशों की तुलना में कम है। आज हमारे देश की जो सरकारी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बीएसएनएल जो है, उसकी स्थिति ये है कि आज वो 3G पर ही काम कर रही है। अभी 4G को वो कर रहे हैं लिमिटेड शहरों में, उसमें भी वो ना तो सिम जो है अपग्रेड कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ विश्व के कई देशों में आप देखोगे वो 5G पूरी तरीके से, देश में भी 5G कई सारे प्राइवेट सेक्टर दे रहे हैं, बट ऑल ओवर या कहना चाहिए देश के समस्त भागों पर नहीं दे रहे। कनेक्टिविटी यानी जो डाटा ट्रांसफर की स्पीड है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो वो इकोनॉमी के लिए उतनी अच्छी चीजें नहीं देती है। फिर अगली समस्या हमारे पास आती है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कम है हमारे पास। कमी तो पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हम करते हैं, यानी उनका एक्सप्लॉयटेशन जो करते हैं, तो उनका दोहन अपूर्ण रूप से करते हैं, या ऐसी मशीनरी का प्रयोग नहीं कर पाते जिनका हम उचित प्रयोग कर पाए। इम्परफेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस कह सकते हैं। तो ये भी स्किल और टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से आता है। फिर हमारी अर्थव्यवस्था में अगला पॉइंट आप जोड़ सकते हो कि साक्षरता की जो दर है, लिटरेसी रेट है, वो बहुत कम है। साक्षरता की दर से मतलब होता है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपना नाम लिख ले और पढ़ ले, उसे हम लिटरेट मान लेते हैं। यहाँ पर किसी क्लास को स्टैंडर्ड नहीं माना गया है कि क्लास 5th तक या क्लास 8th तक, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये भी कम है। दूसरा, भारतीय समाज हमारा जो है, यहाँ पर कंजर्वेटिवनेस ज़्यादा दिखाई देती है, यानी रूढ़िवादिता का ज़्यादा बोलबाला है। रूढ़िवादी हैं तो परिवर्तन नहीं करना चाहते, नई चीज़ों को आसानी से अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं, है ना। भाग्यवादी सोच ज़्यादा है, अरे हमारी किस्मत में नहीं था, भाग्यवादी अप्रोच के साथ काम करते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है आप याद रख सकते हो। तो ये तो रहे ट्रेडिशनल पॉइंट। इसके साथ आज के संदर्भ में वर्तमान में क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्या कौन से बदलाव आए, 2 पॉइंट में उसको समझना था। अब आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब नवीन विशेषताओं में आता है, 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए थे, ये भी नया कंसेप्ट है, तो बंद हो गया है, बट फिर भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को प्लानिंग के द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। हर सेक्टर के लिए टारगेट सेट किए जाते हैं और उसके हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं। नीति आयोग भी अब यही काम कर रहा है। पहले क्या होता था कि टॉप टू बॉटम योजनाएं बनाई जाती थी, यानी दिल्ली में योजनाएं बनती थी, उनका क्रियान्वयन नीचे के स्तर पर किया जाता था। अब नीति आयोग का कहना यह है कि हम निचले स्तर से पूछ करके ऊपर चलेंगे और वहां जाकर के योजनाएं बनाएंगे। तो प्लान्ड इकोनॉमी के रूप में नए फीचर हमें देखने को मिलते हैं। देश में 1 अप्रैल 1951 से लेकर के अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ये काम चले थे, ठीक है। अब नया कंसेप्ट क्या लेकर आ गए हैं हम अपनी इकोनॉमी में, अब ये नया कंसेप्ट लेकर आ गए हैं जिसे कहते हैं एडहियरिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी समावेशी विकास की अवधारणा आपको सुनने को मिलेगी। समावेशी विकास, एक तो अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों पर प्रॉपर ध्यान देंगे,
वैसे ही हमारे देश की जो जनसंख्या है, चाहे उसमें अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, सबके विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ये भी एक कंसेप्ट है। एक दूसरी बात क्या आती है कि बैकवर्डनेस थी, तो अब क्या किया जा रहा है कि बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचे में क्या होता है, सड़क, बिजली, पानी, ये अच्छी चीजें होंगी तो नई नई इंडस्ट्री भी आप डेवलप कर पाओगे, बाहर के सेक्टरों को भी आप इनवाइट कर पाओगे। चीन मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं। तो उस पर भी अब हमारी सरकार ध्यान दे रही है, अच्छी सड़कें बनाने की कोशिश कर रही है, कम्युनिकेशन भी ठीक करने की कोशिश कर रही है, नए प्रकार के उद्योगों की स्थापना भी अब हो रही है, नवीन उद्योगों की स्थापना। एलपीजी के पहले संचार, आईटी सेक्टर को कोई जानता भी नहीं था। अब किसी भी इंडस्ट्री में अगर आईटी वाले सेक्टर को निकाल दो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को निकाल दो, तो वो इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। ग्रोथ करना तो काफी दूर की बात है ना? तो ये सब चीजें हैं, हम हमारे सामने जो है वो देखने को हमें मिलती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं आपको और पॉइंट बता देता हूं, जिन पॉइंट के हिसाब से आप अपने आंसर को अच्छा कर सकते हो। ये तो रहे ट्रेडिशनल, और उसके रूप में अगर बांट के लिखते हो तो आप इसमें डिवीजन नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पूछी गई हैं सारी सब मिला के रख देना चाहता हूँ, तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट तो वही बन जाएगा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, तो उसके पॉइंट वही आ जाएंगे कि आज हमारे जीडीपी में वर्तमान प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 14% जो कंट्रीब्यूशन है कृषि देती है, और जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है उसका, वर्किंग कैपिटल का लगभग 54% रोजगार जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है, वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये आंकड़ों के साथ आपका पहला पॉइंट तो ये बन जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बनता है? तो दूसरा एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या आधिक्य या अधिक जनसंख्या। तो अधिक जनसंख्या यानी कि ये हमारे देश में, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप वही पॉइंट लिखोगे कि विश्व की दूसरी आबादी है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, एरिया वाइज हमारे पास विश्व का 7वां स्थान आता है, पॉपुलेशन वाइज हमारे पास दूसरा स्थान आ जाता है, और हर 10 साल के बाद लगभग 20% पॉपुलेशन बढ़ जाती है। यानी विश्व की टोटल पॉपुलेशन, ये तो सेकंड नंबर पर तो है, एरिया वाइज जैसे हम 7वें रखते हैं, वैसे ही 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। तो ये हमारे इकोनॉमी का या उसके पिछड़ेपन का एक कारण हो जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या बनाएंगे आप? इकोनॉमी यानी आय में विसंगति, जो आय में असमानता। ठीक है, आय में असमानता तो यहां हमें देखने में मिलती है कि भारत के टॉप 10% यानी 10% जो आबादी है उसके पास हमारी नेशनल इनकम का 76.3% हिस्सा है। यानी कि 76% सिर्फ 10% लोगों के पास है, तो 90% के पास क्या बचा? 24%। तो 24% 90% के पास आएगा तो स्वाभाविक सी बात है उनके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन। ये पॉइंट भी आपको जोड़ने ही पड़ेंगे, है ना? तो पूंजी निर्माण कैसा है? कम है, निम्न है, और कई बार रिसेशन की स्थिति चलती है तो वहां पर स्थिति, महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों की जो सैलरी है, इनकम है, वो उनके अपने खर्चे ही पूरे नहीं कर पाती है, तो कैपिटल फॉर्मेशन दूसरे देशों की तुलना में हमारे पास बहुत कम होता है। फिर आता है इसमें कि हमारे यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है ना? अच्छी नहीं है इसका मतलब ये समझ लो आप कि एक रिपोर्ट ये कहती है कि देश की 25% आबादी ऐसी है, भारत में 25% जो भारतीय परिवार हैं
वो बिजली प्राप्त नहीं होती है उन तक, देश की आज़ादी के इतने सालों बाद भी। 97 मिलियन पीपल जो हैं उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आज के समय में। 840 मिलियन व्यक्ति जो हैं उनके पास स्वच्छता सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये सब बुनियादी ढांचे की कमी है ना, उसका इम्पैक्ट हमें अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में दिखाई देता है। हमारे यहाँ जो बाजार है वो बाजार कैसे हैं, उन्हें हम अपूर्ण बाजार के रूप में जानते हैं, इनकम्प्लीट मार्केट के रूप में जानते हैं। देखो, अपूर्ण बाजार से मतलब ये हो गया कि देख, एक तरफ अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ प्रोडक्शन करता है, हम कृषि प्रधान है तो मान लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनता है जो, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को उसको उसका सही दाम नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी या लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के साधन नहीं है तो महंगे हैं, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में लागत ज्यादा आ जाती है, सुविधाएं नहीं मिल पाती है। अब आप खुद एक्सपीरियंस करते होंगे कि आप बाजार में गए, आपने टमाटर खरीदा, कभी आपको टमाटर मिलता है 10 रुपए किलो और कभी आपको यही टमाटर मिलता है 200 रुपए किलो। लेकिन जो किसान टमाटर का उत्पादन करता है उसको इस 200 रुपए की स्थिति में भी लाभ नहीं मिल पाता है। 10 रुपए की स्थिति में जितना उसको प्रॉफिट होता था उतना ही 200 की स्थिति में होता है, क्योंकि किसान अपने से जो उत्पादन करके किसी इंटरमीडिएट को दे देता है तो उस इंटरमीडिएट के द्वारा पूरा प्रॉफिट हड़प लिया जाता है। ऐसी ही चीजें बनी रहती है, यानी ये कुछ ऐसी चीजें हैं पेरिशेबल। अब पता चला कि टमाटर के भाव 200 रुपए किलो हैं तो सभी किसानों ने टमाटर का उत्पादन कर दिया, एक्सेस प्रोडक्शन हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी कीमत गिर जाएगी। और ये एक ऐसी वस्तु होती है जो नष्ट हो जाएगी कुछ समय के बाद, इसको लंबे समय तक रोक के तो नहीं रख सकते ना। तो ये सब चीजें हमें अपनी इकोनॉमी में देखने को मिलती है ना। ठीक है, फिर क्या होता है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी वो पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड। स्किल वाला पॉइंट भी आप इसमें रख देंगे, कौशल की कमी, है ना, ये सब पॉइंट जोड़ देंगे, और प्रति व्यक्ति आय वाला भी इसमें पॉइंट जोड़ देंगे। तो इन सब पॉइंट को जोड़ने के बाद आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसमें यहाँ ये सारे पॉइंट जोड़ने के बाद आपका आंसर जो है वो एक तरीके से परफेक्ट रूप में पूरा हो जाता है। कहने का मेरा मतलब यही था कि एक समग्र रूप से इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो गई। अब जैसा प्रश्न आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसमें आप आंसर सेट कर सकते हो। ठीक है, या इसमें भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक, जैसे मान के चलो प्रश्न आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसकी विशेषताएं बताओ और उसकी चुनौतियां क्या हैं वो भी स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। तो यहाँ पर आप विशेषताएं तो यही लिखेंगे, जैसे पहली विशेषताओं में आप कृषि प्रधान इकोनॉमी का पॉइंट लेके आओगे। इस पॉइंट के अंतर्गत आप कुछ आंकड़े जरूर डालोगे, आंकड़ों से मतलब है जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है ये जरूर डालोगे। अब चुनौती क्या है, तो कृषि की चुनौतियां आप यहीं पर मेंशन कर सकते हो कि एक तो छोटे किसान जो हैं वो ज़्यादा हैं, इनके पास ज़मीन कम है, वो सुधार नहीं कर पाते। दूसरी बात क्या है कि भारत में आज भी सिंचाई के साधन जो हैं वो कैसे हैं, अपर्याप्त हैं, सिंचाई के साधनों की कमी है। दूसरी तरफ फिर क्या होता है कि पूरा का पूरा हमारी जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, कृषि मानसून पर निर्भर करती है, मौसम पर निर्भर करती है, और मौसम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मौसम की अनिश्चितता ये बड़ा चैलेंज है। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, आप देखते हैं ना प्रेडिक्शन हुआ कि भारी बारिश होगी, गरज बरज के साथ तूफान आएगा और ऐसा दैनिक भास्कर में छप गया, आप समझ लो 95% वो नहीं होगा। तो मौसम की अनिश्चितता और कृषि के लिए तो है ही। फिर एक बड़ा जो इसमें पॉइंट है वो डालना जरूरी है, क्योंकि इसको लेकर किसानों, पंजाब हरियाणा के किसानों ने आंदोलन चला रखा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी एक चुनौती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये सब कहाँ की चैलेंज हमें दिखाई देते हैं, जैसे आपने कृषि की बात की तो कृषि की दिखाई देते हैं। तो पहली अर्थव्यवस्था की विशेषताएं ये हो गई कि ये है और उसकी चुनौतियां ये, या समग्र रूप में आप इनको बाद में भी जोड़ सकते हैं।
दूसरा क्या है, दूसरा है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, औद्योगिक संरचना, विशेषताओं की बात कर रहे हैं ना, तो औद्योगिक संरचना कैसी है, डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। कैसे कि जो इंडस्ट्रीज है इसमें लाइट मशीनरी यानी कुछ हल्के उद्योग भी हैं, तो दूसरी तरफ भारी उद्योग भी है। एक तरफ मेडिसिन बनाने वाले सेक्टर भी हैं, तो ऑटोमोबाइल बनाने वाले भी सेक्टर भी है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर डिफरेंट, किसी एक पर बेस्ड नहीं है। अब इनके चैलेंज क्या हैं, इनकी चुनौतियां क्या हैं, वो भी आप देख लीजिए। इनकी चुनौतियां यानी इनकी देखो, इनका भी योगदान आज इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में जो योगदान है वो भी हम मेंशन कर देंगे, लगभग 27% के आसपास इनका कंट्रीब्यूशन होता है। अब जो भी इंडस्ट्री बनेगी, इंडस्ट्री बनाने के लिए जरूरी होता है कि जो बुनियादी ढांचा है या संरचनात्मक जो चीजें हैं वो अच्छी होना चाहिए। तो बुनियादी ढांचे का विकास ये सबसे बड़ी चुनौती है। प्लस एनर्जी, ऊर्जा की कमी है ना। कई सारे हमारे देश में कानून हैं, जैसे लेबर लॉ, श्रम कानून। दिल्ली में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी में 3 छात्र जो थे उनकी मौत हो गई। यूपीएससी एस्पिरेंट्स पहले से ही कई समस्याओं से जूझता है। सपना जो देखता है सिविल सर्वेंट बनने का, एक बड़ा ड्रीम होता है, बड़े सपने उसने देखते हैं, उसके बाद उन सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली जैसी जगहों पर जाते हैं। मैं तो रहा हूं, मैंने तो देखा है, मैं अभी जो देख रहा हूं और जब मैं था उस समय कोई चेंज नहीं दिखाई देता है। वैसे हालात उस समय भी थे, वही आज है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अटेम्प्ट, कि हमें इतने ही अटेम्प्ट में निकालना है। पैसा कहाँ से लाएंगे इतना, पेरेंट्स जैसे तैसे अरेंज करके 1 बार या 2 बार दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते। सिलेबस में जो उतार चढ़ाव आता है, सी सेट की आने की वजह से परेशानियां आती है। ऑप्शनल क्या लें, ठीक है, मीडियम क्या रखें, फिर कौन सी क्लास ज्वाइन करें। कमरे जो रहने के होते हैं वो वास्तव में कमरे नहीं होते हैं, अजीब स्थिति है। इन सबसे वो संघर्ष करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसको अब निकम में लोगों की कमियों से भी संघर्ष उसी को करना पड़ेगा। जहां वो पढ़ रहा था, पढ़ाई करते करते पानी में डूब के, वो भी दिल्ली जैसी जगह में उनकी मौत हो जाती है। अब उसकी घटना के बाद, इस दुखद घटना के बाद देखा होगा पूरे देश में सारे प्रशासनिक एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, जगह जगह जाकर के चेक कर रहे हैं कि कहाँ फायर के इंतजाम है, कहाँ बाढ़ के इंतजाम है। पहले से नहीं कर सकते थे। और पूरा का ब्लेम किस पे दे दिया जाता है कि कोचिंग सेक्टर वालों ने, कहीं आग लग जाए तो कोचिंग वाले ने, कोरोना फैलाया तो कोचिंग वालों। अरे इनके लिए आप कोई स्पष्ट गाइडलाइन तो बना दो, कोई कहीं तो कुछ गाइडलाइन बना दो। बड़ी ये चीजें हैं। तो हमारे देश में जो कानून है ना वो अजब तरीके के बने हुए हैं। तो यहाँ इंडस्ट्री की बात कर रहे थे हम, लेबर लॉज की बात कर रहे हैं, तो लेबर लॉ वो भी चुनौती है ना। भ्रष्टाचार हर सेक्टर में देखने को मिलता है, जो भी घटना घटती है वो सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से ही होती है, ठीक है, ये लिख सकते हो इसमें, ठीक। फिर अर्थव्यवस्था की तीसरी विशेषता में हम सेवा वाला सेक्टर जो है वो इंक्लूड कर लेंगे, फिर उसकी बात कर लेंगे। तो आज के संदर्भ में हम सेवा की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका सबसे ज्यादा है। जीडीपी में आज के संदर्भ में लगभग 55% इनकम जो है सर्विस सेक्टर से होती है, और भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सेक्टर है। फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, आईटी की बात करें वो। अब इनके सामने भी चुनौतियां हैं। क्वेश्चन क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और उनकी चुनौतियां बताइए। तो आप फीचर भी बता रहे हो हर सेक्टर का, और हर सेक्टर की वहां पर चुनौतियां भी बता रहे हो, है ना। तो चुनौतियां क्या हो जाती हैं यहाँ पर, चुनौतियां ये हो जाती हैं इस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, कि ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा देते हैं, लेकिन इस सेक्टर में रोजगार के जो अवसर हैं वो कम है, क्योंकि काम थोड़ा सा किस पर, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, उस पर चलता है ना। या हम ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे सकते,
इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। हमें लगातार इसमें अपग्रेड करना होता है। हर 6 महीने बाद जो भी आपकी मशीन है वो पुरानी पड़ जाती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है ना, तो रोजगार के अवसर पैदा कम। फिर इनके लिए भी तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कुछ जगहों पर सिर्फ आईटी पार्क बना भर देने से तो काम नहीं चलेगा ना। आईटी पार्क के लिए लगने वाले रिसोर्सेस होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, काम करने लायक माहौल होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारी अर्थव्यवस्था में अगला फीचर हम जोड़ेंगे कि जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसंख्या आधिक्य। तो 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में। अब चुनौती क्या आ जाती है? चुनौती आ जाती है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गरीबी, इसको दूर करना, इन सब के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जुटाना, है ना। अगला, जैसे बोला था ना, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, आर्थिक असमानता है, तो ये विशेषता है। आंकड़े भी दिए थे आपको। गिनी कॉफिशिएंट भी कहता है कि भारत में कुछ लोगों के पास, अभी हमने डाटा दिए थे कि 10% लोगों के पास 76% नेशनल इनकम का कंट्रीब्यूशन है। असमानता चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि एक तरफ शहरी वर्ग है, दूसरी तरफ ग्रामीण वर्ग है। इनके बीच में एक बड़ी दीवार दिखाई देती है। शहरी विकास, विकास का तात्पर्य सिर्फ शहरी विकास ले लिया जाता है, ग्रामीण विकास को नहीं लिया जाता, है ना। ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की एक तरीके से एक विशेषता है और उसकी चुनौती है। फिर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब चूंकि हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज्ड हो गई है, मतलब एलपीजी जब 1990 के दशक में शुरू हुआ, तो इस वैश्वीकरण से कई सेक्टर ने ग्रोथ की। आईटी सेक्टर को फायदा मिला, भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में पहुंच मिली। तो दूसरी तरफ चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि जो कानून बने हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय जो कानून है, उन कानूनों की वजह से हम घरेलू उद्योगों को कैसे संरक्षण दे पाए, ये बड़ी चुनौती है। हम अपने जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के मुकाबले बेहतर कैसे बना पाए, ये चुनौती है। चीन का सामान आप देखते हैं कि बहुत सस्ता मिल जाता है, उसकी तुलना में हम भारत का सामान महंगा मिलता है। तो ये भी एक हमें चुनौती दिखाई देती है ना। तो ये कुछ पॉइंट जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और चुनौतियों के रूप में आप लिख सकते हो। और फाइनली क्या करेंगे? फाइनली निष्कर्ष लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन। तो निष्कर्ष हेडिंग भी डाल सकते हो, बिना हेडिंग के भी लिख सकते हो कि निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, एक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था जटिल, कॉम्प्लिकेटेड और गतिशील है, डायनामिक है। इसके समक्ष अनेक स्व अवसर होने के साथ साथ, स्व अवसर यानी अपॉर्चुनिटी होने के साथ साथ अनेक चुनौतियां भी है। जिनका समाधान दीर्घ अवधिक रूप से किया जाना चाहिए। मुझे मुश्किल से हार्डली 45 सेकेंड लगा होगा इस निष्कर्ष को बनाने में। ये निष्कर्ष खराब नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं बोलूंगा कि नहीं बहुत इम्प्रेस करने वाला है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत खराब। बस आपने जो बताया उसको लिख दिया आपने। इसमें अपॉर्चुनिटी भी दिखा दी, चैलेंज भी बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन यही था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताओ और उसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालो या उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो समग्र रूप में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देख ली, उसकी चुनौतियां देख ली। मैं समझता हूं कि ये जो टॉपिक है 3A का, ये कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप अपने डाउट लिख दीजिए, मैं अगले लेक्चर में उसे इंक्लूड कर लूंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।